देखिए लास्ट टर्न पे हम लोग लिख रहे थे रिजॉल्विंग पावर। और मैंने ये बताया था कि अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स की अलग अलग रिजॉल्विंग पावर होती है। और जिसमें मैंने आपको ह्यूमन आई का रिजॉल्विंग पावर पढ़ा दिया था। आज के टर्न पे हम लोग बात कर रहे हैं रिजॉल्विंग पावर की अपने लिए। कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो, खैर हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप रे ऑप्टिक्स में पढ़ना होता है। खैर वहां पे इस जगह पे उस चैप्टर का कोई काम नहीं है। सिर्फ एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है। ठीक है ना। जो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसका सराउंडिंग मीडियम लेंस के मीडियम से कोई मतलब नहीं है, जिसका सराउंडिंग मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। और हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो ऑब्जेक्ट इस लेंस पर एक तरफ से जो एंगल सबटेंड करता है वो है थीटा। ठीक। तो हमारे पास जो इसकी रिजॉल्विंग पावर है, उस रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला है 2 म्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1.22 लैम्डा। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी रिजॉल्विंग लिमिट है 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू साइन थीटा। हाँ, ये बात सच है कि इस चैप्टर में डोमिनेंटली हम लोग रिजॉल्विंग पावर को डील कर रहे हैं। तो आपसे आपके लिए पहला वाला पार्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लिमिट वाला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है रिजॉल्विंग पावर का। कहने का मतलब मेरा आप लोगों से यहाँ पे ये है कि एक सिंपल सी बात समझनी है कि मेरे पास जो रिजॉल्विंग पावर है वो प्रोपोर्शनल है म्यू ऑफ मीडियम। मतलब ऑब्जेक्ट को जितना ज्यादा डेंसर मीडियम में रखा जाएगा, हमारे लिए उतना ज्यादा रिजॉल्व इमेज, उतना क्लियर इमेज बनेगी। ठीक है ना। हमारे पास जो आरपी है वो प्रोपोर्शनल है 1/लैम्डा। मतलब जिस कलर लाइट से देखेंगे, जिस कलर ऑफ लाइट से हम अपनी देखेंगे, तो हमारे लिए कहने का मतलब क्या है, उस पर डिपेंड करता है उसका रेजोल्यूशन। मतलब हमें ये पता है कि लैम्डा ऑफ वायलेट सबसे छोटा है और लैम्डा ऑफ रेड सबसे बड़ा। ठीक। तो इसका मतलब रिजॉल्विंग पावर ऑफ वायलेट सबसे ज्यादा है और रिजॉल्विंग पावर ऑफ रेड सबसे कम। ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि मैंने ये तुमको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की फॉर्म में निकाल लिखवा दिया है। और तुमसे अगर मैं रियल बात करूं एकदम, तो नीट का कई बार का क्वेश्चन है कि अलग अलग वेवलेंथ्स के हिसाब से इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, किसका ज्यादा किसका कम, रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के बेसिस पर। रिजॉल्विंग पावर वेवलेंथ के बेसिस पर बड़ी इजीली हम इन फॉर्मूलों से निकाल सकते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास ये इस तरीके से। अच्छा, एक चीज और, रिजॉल्विंग लिमिट और रिजॉल्विंग पावर ये डायमेंशन लेस भी हो सकते हैं और इनके डायमेंशन भी हो सकते हैं। हाँ, वॉट्स में नहीं निकलता, ये बात सच है। लेकिन डायमेंशन लेस भी हो सकते हैं और डायमेंशनल भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, आप लोगों को अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, तो लास्ट टर्म पे जो हमने ह्यूमन आई का पढ़ा था वो एंगल के टर्म में था। कैसा था? डायमेंशन लेस। और आज के टर्न पे हमने जो पढ़ा हुआ है वो कैसा है? क्या वो डायमेंशनल है? बताओ भाई। क्या रिजॉल्विंग पावर की यूनिट यहाँ पे 1/मीटर के टर्म में आएगी? वह, ठीक है ना। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब देखो एक चीज यहाँ पे ध्यान दो।
कह सकते हो काफी समझने वाली बात है। अगर तुम लोगों को थोड़ा सा स्ट्रक्चर याद है, थोड़ा सा, तो मैं एक बात को रिलेट कर सकता हूँ कि आप लोगों को याद होगा कि हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस यूज करते थे। क्यों भाई? बताओ भाई, याद है थोड़ा सा पुराना? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग दो लेंस यूज करते थे, और जब दो लेंस यूज करते थे तो आप लोगों को याद होगा कि पहले वाले की इमेज यहाँ पे बनाई जाती थी। हाँ जी, बाकी लोगों को कल पढ़ाया गया है, याद है ये बात? तो अगर मैं चाहता हूं, यहाँ पे जो कह सकते हो फॉर्मूले के हिसाब से, ये जो है इसे कहा जाता है हाफ ऑफ कोन एंगल। हाफ ऑफ कोन एंगल। तो ये बताओ, क्या हमारा जो म्यू है ये प्रोपोर्शनल, सॉरी म्यू कह रहा हूँ, हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है? मतलब और हमें पता है कि थीटा जो है ये प्रोपोर्शनल होता है, साइन प्रोपोर्शनल नहीं, मतलब कह सकते हैं कि अगर थीटा इंक्रीज करता है देन साइन थीटा इंक्रीज करता है, देन आरपी इंक्रीज करेगा। तो ये बताओ, अगर मैं इस कोण एंगल को बढ़ाना चाहता हूं तो ऑब्जेक्ट को पास रखूं या दूर? बताओ, ऑब्जेक्ट को पास रखूं या दूर? ऑब्जेक्ट को पास रखना पड़ेगा। अच्छा, कितना पास रख दें? लेंस के ऊपर रख दें? हाँ भाई, कितना पास रख दिया जाए? तो वो बात क्या है कि अगर हमने फोकस से और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दी, अगर तुमने फोकस और आर के बीच में रख दिया, ओ के बीच में रख दिया, तो शायद आप लोगों को याद हो कि इमेज वर्चुअल बनना शुरू हो जाएगी। क्यों भाई? अगर तुम ऑब्जेक्ट को ज्यादा नजदीक ले आओगे तो इमेज पीछे बनना शुरू हो जाएगी और मेरा बेकार हो गया, मेरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बेकार हो गया। बताओ भाई, क्या सब लोगों को ये बात याद आ रही है? जिन्होंने अभी ऑप्टिक्स नहीं पढ़ी, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या आप लोगों को ये बात याद आ रही है कि जब ऑप्टिकल, जब हमारे पास जो इमेज होती है, जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होती है तो इमेज ऐसे बनने लगती है पीछे। 9 10 से पढ़ते आए हो ये बात। तो हम क्या करते हैं, हमें कोन एंगल बड़ा करना है, तो हम कहते हैं फॉर मैक्सिमम कोन एंगल ऑब्जेक्ट is placed just after the focus from optical center। ऑप्टिकल सेंटर डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो फोकस के जस्ट बाद। क्या सब लोगों को ये बात समझ में आई है? बोलो भाई, क्या क्लियर हुआ? बस ये है, इसमें कोई ऑप्टिक्स वाला काम नहीं है, कोई ऑप्टिक्स जैसी चीज नहीं है, एक सिंपल फॉर्मूला है, आपको समझना है और कुछ नहीं। ठीक है ना? हाँ भाई। चलिए, देखो भाई, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करें
तो एक बहुत छोटी सी बात मुझे बताओ, मतलब बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, जो हम डेरिवेशन कर नहीं रहे, तो हमारे लिए बड़ी आसान सी बात है। ये बताओ, जिन्होंने टेलीस्कोप कहीं देखा है टीवी में, मूवी में, क्या उन्होंने टेलीस्कोप में एक बात ऑब्जर्व करी है कि टेलीस्कोप का जो बाहर वाला लेंस होता है, बड़ा वाला लेंस, वो काफी बड़ा लिया जाता है, पहला वाला लेंस। क्यों भाई? जहां कहीं भी देखा हो, तुम्हारे घर पे टेलीस्कोप नहीं होगा, जाहिर सी बात है, तुमने टेलीस्कोप कहीं मूवी वूवी में ही देखा होगा। तो टेलीस्कोप में हम एक बहुत बड़ा लेंस लेकर आते हैं, जहां पर ये जो इसका ए है, ये हमारे पास है अपर्चर डायमीटर। क्या है ये? अपर्चर डायमीटर। ठीक है ना? ये अपर्चर डायमीटर। क्लियर ये चीज? आई बात समझ में? और यहाँ पर इसीलिए कहने का मतलब क्या है, हमारे पास हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहे हैं और कुछ नहीं। इसका जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है, इसकी जो रिजॉल्विंग लिमिट होती है, वो होती है 1.22 लेम्डा बाई ए। और जो इसकी रिजॉल्विंग पावर होती है, वो है हमारे पास ए अपॉन 1.22 लेम्डा। सिंपल सी बात। हमारे पास ए क्या है? एपर्चर डायमीटर। तो फॉर्मूले में ज्यादा कुछ डिस्टिंक्शन है ही नहीं। आपको फॉर्मूले से ये बात बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है कि मेरे पास दो फॉर्मूले हैं, और उन दोनों फॉर्मूलों के हिसाब से एक से पावर निकला, एक से लिमिट। और मेरे पास रिजॉल्विंग पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपर्चर डायमीटर। जितना बड़ा जितना बड़ा हमारे पास अपर्चर डायमीटर होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा रिजॉल्व इमेज हमें दिखाई देगी। इसीलिए टेलीस्कोप का जो पहला वाला लेंस है, जिसको हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस भी कहते हैं, वो बड़ा बनाया जाता है, बड़ा लिया जाता है। ठीक है ना? क्या ये बात क्लियर है यहाँ तक सब लोगों को? अब वही वाली बात कि दूसरा हमारे पास जो रिजॉल्विंग पावर है, ये प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन लेमडा के। तो फिर से भाई, सबसे बड़ा सबसे छोटा लेमडा वायलेट का, सबसे छोटा लेमडा वायलेट का। उसके बाद तुम चाहो तो बीच का कोई और लिख दो, ग्रीन। उसके बाद लेमडा ऑफ रेड, जो तुम्हें अच्छा लगे। तो अब और इस तरीके से लेमडा है, तो सबसे ज्यादा वेल रिजॉल्व इमेज कहाँ दिखेगी? वायलेट कलर लाइट में। उसके बाद कहाँ दिखाई देगी? ग्रीन कलर लाइट में। उसके बाद कहाँ दिखाई देगी? रेड कलर लाइट। क्यों भाई, कोई दिक्कत? हाँ जी, बताओ। क्या सब लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी बोल दो। ठीक है ना? चलो, तो एक चीज समझो। हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो, तो मैं, ठीक है ना, अगर तुम यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि हमारे पास कहने का मतलब क्या है, कि हमारे पास ये तो सवाल हो गया डायरेक्ट। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम्हें सिर्फ ये दो तीन फॉर्मूले याद रखने। न्यूमेरिकल के परस्पेक्टिव से बात करूं, तो न्यूमेरिकल्स नीट में पूछा गया है आई और टेलीस्कोप के लिए। पर 2017 या 16 में रिजॉल्विंग पावर का एक सवाल पूछा गया आई के ऊपर। किसके ऊपर भाई? आई के ऊपर। पर डेटा उन्होंने इस तरीके से दिया था कि लग रहा था कि ये तो टेलीस्कोप से मैच कर रहा है। तो ये बताओ, क्या हमने एक बहुत छोटी सी बात समझते हैं। सबसे पहली बात दिमाग में आती है कि सर रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिक्स में क्यों आई, वेव ऑप्टिक्स में क्यों आई?
तो रिजॉल्विंग पावर कल से वेव ऑप्टिक्स में क्यों आया? बिकॉज हमारी रेटिना पर सेंट्रल मैक्सिमास बनते हैं। इसीलिए तुम देखो, इन सब के फॉर्मूले जो आए हैं वो a/λ कहीं ना कहीं किस तरीके से आए हैं, जैसे सेंट्रल मैक्सिमास के बीच का कुछ डिफरेंस कैलकुलेट कर। इवन मैंने डेरिवेशन नहीं कराया, रियलिस्टिक डेरिवेशन में यही होता है कि दो सेंट्रल मैक्सिमास के बीच का डिस्टेंस होता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बात ये आती है कि हम यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमास के बीच के सेपरेशन के बेसिस पे कहते हैं कि कोई चीज रिजॉल्व है या नहीं, ठीक। तो यहाँ पर इस वजह से ये सारी चीजें हैं। एक बात जो आपको ऑब्जर्व करनी है, तुम्हारे पास कोई भी डिवाइस दे दिया जाए, कोई भी डिवाइस, सबका रिजॉल्विंग पावर, मतलब ये तो मान लो फॉर ऑल डिवाइसेस रिजॉल्विंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। कहने का मतलब क्या है कि तुम्हें डिवाइस याद रहे ना याद रहे, तुम्हें वो डिवाइस सिलेबस में पढ़ाया गया हो ना पढ़ाया गया हो, हम एक बात हमेशा के लिए कह सकते हैं कि आरपी ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/λ। अगर देखने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है तो उसका रिजॉल्विंग पावर हमारे पास वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ जी। अब एक बात सुनो, इन्होंने करा क्या, नीट ने एक बार सवाल दिया हमें इस तरीके से कि उन्होंने सवाल लिया ह्यूमन आई का, ठीक है ना, सवाल लिया ह्यूमन आई का, लेकिन डेटा इस तरीके से दिया जैसे किसी टेलीस्कोप के लेंस के बारे में बता रहे हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। देखो भाई, ये आपसे कह रहा है फाइंड रिजॉल्विंग पावर एंड लिमिट, या चाहो तो पूरा लिख दो, resolving limit of human eye if diameter of aperture is 2.44 millimeter and lambda of light is 4000 एंगस्ट्रॉम। एक चीज समझो, हमें पता है कि रिजॉल्विंग पावर तो 1 डिग्री और 1 मिनट हुआ करती थी। क्यों? हमें ये बात पता है कि हमारे पास जो रिजॉल्विंग लिमिट थी वो 1 मिनट थी या 1/60 डिग्री हुआ करती थी। पर यहाँ पर जो डेटा आपको दिया है उसमें तो वेवलेंथ और अपर्चर अपर्चर दे रखा है, तो लोग क्या करते हैं ये बताओ, क्या आंख भी एक सॉर्ट ऑफ टेलीस्कोप ही है? क्यों भाई, क्या आंख भी एक सॉर्ट ऑफ टेलीस्कोप ही है, दूर के ऑब्जेक्ट को देखने में काम आती है, इन्फिनिटी के इमेजेस को हमारी रेटिना पर फोकस करती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ टेलीस्कोप है, पर कुछ कुछ काम टेलीस्कोप की तरह कर सकती है। हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, जैसे टेलीस्कोप से हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, क्या हम अपनी आंख से भी दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं? तो सिंपल सी बात, एक से वो छोटी सी बात समझ लो
कि अगर डेटा इस तरीके से दिया जाए, अगर हाँ बस जूम नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, बस जूम नहीं कर पाते पर देखते तो है ना, बाकी सारी बातें तो वैसी ही है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अगर डेटा इस तरीके से दिया जाए कि आपको अपर्चर डायमीटर और वेवलेंथ और ये सारा कुछ दिया जाए, तो बहुत छोटी सी चीज है कि उस कंडीशन में फिर हमारे पास रिजॉल्विंग पावर का जो फॉर्मूला है वो आप टेलीस्कोप वाला इस्तेमाल कर देंगे, A/1.22। बात समझ में आ रही है? ऐसे केस में हमारे पास रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला टेलीस्कोप की तरह लगा दिया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि यूज फॉर्मूला ऑफ टेलीस्कोप इन ह्यूमन आई if aperture dia and lambda is given in question। अगर क्वेश्चन में ये सब दिया जाए तो ठीक है। चलिए, क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो बताओ भाई, आंसर बताओ इसका सब लोग। ठीक है भाई, तुम लोग पावर भी नहीं निकाल रहे हो। चलिए भाई, समझ में आ गया। चलो, अब मैंने सोचा है कि अब मैं कैलकुलेशन ना पूरी किया करूंगा बिना तुम्हारी तरफ देखे। आज से मैंने ये संकल्प लिया है कि अब मैं खुद कैलकुलेशन किया करूंगा। ऐसे ही मतलब मैं अक्सर कैलकुलेशन मैं अक्सर अक्सर कैलकुलेशन जो है ना ऐसे ही कर देता हूँ रैंडम, बिना कुछ सोचे। सोचता हूँ तुम लोग तो करोगे ही। ठीक है ना? चलो, समझ में आया भाई सब लोगों को? अब एक चीज सुनो, मतलब हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डिवाइस और है। वैसे तो ये ऑफिशियली हमारे सिलेबस में नहीं है ही नहीं हमारे सिलेबस में, पर इसका कहीं कहीं नाम है, इसका कहीं कहीं नाम है, ठीक है ना? इसका कहीं कहीं नाम है। तो इसका नाम इसलिए है हमारे सिलेबस में, इक्का दुक्का जगह दिखा है तो उसको मैं यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। अब देखो भाई, कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है और इस पे थ्योरेटिकल सवाल पूछे गए। इसका नाम है
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। देखो, ये कहा जाता है कि हम ऑप्टिकल डिवाइसेस या ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप तब इस्तेमाल करेंगे जब वो जो साइजेस हैं, ये कहने का मतलब क्या हुआ, एक बात बताओ। अगर तुम्हारे पास, तुम डिफ्रैक्शन पैटर्न क्या बताओ, माइक्रोस्कोप, अब तुम्हें समझ में आ गया। माइक्रोस्कोप जो मुझे दो छोटी छोटी चीजें दिखा रहा है, क्या कहीं ना कहीं डिफ्रैक्शन करवाता है? क्यों, बताओ। माइक्रोस्कोप जो तुम्हें छोटी छोटी चीजें दिखा रहा है, क्या वो डिफ्रैक्शन करवा रहा है? और अगर वो डिफ्रैक्शन करा रहा है, तो डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या थी कि मेरा जो साइज ऑफ एपर्चर है, या साइज ऑफ ऑब्स्टेकल है, या साइज ऑफ बॉडीज है, वो वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ या ना में जवाब दो। क्या ये बात हमने इस तरीके से सीखी थी कि डिफ्रैक्शन होने के लिए साइज ऑफ ऑब्स्टेकल वेवलेंथ के कंपैरेबल होना चाहिए, और जब वो वेवलेंथ के कंपैरेबल है तो वो डिफ्रैक्शन पैटर्न परफॉर्म कर सकता है। इसका मतलब, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप सिर्फ उन्हीं ऑब्जेक्ट के साइज को देखने में काम आ सकता है जिनका साइज उसके वेवलेंथ के कंपैरेबल है? क्योंकि वो डिफ्रैक्शन पैटर्न करेगा, हमारी आंखों पर दो मिनिमा मैक्सिमा बनाएगा, हम उसको बड़ी आसानी से देख लेंगे। बोलो भाई, सही बात है। लेकिन अगर साइज उससे भी ज्यादा छोटा हो जाए, तो एक चीज सोचो, अगर साइज उससे भी ज्यादा छोटा हो जाए कि मेरी विजिबल लाइट की वेवलेंथ और साइज ऑफ पार्टिकल एक दूसरे के कंपैरेबल नहीं है, साइज ऑफ पार्टिकल और मेरी वेवलेंथ एक दूसरे के कंपैरेबल नहीं है, तो मुझे फिर एक ऐसी वेवलेंथ चाहिए जो साइज ऑफ पार्टिकल के कंपैरेबल, जो साइज ऑफ पार्टिकल के कंपैरेबल हो। तो जैसे हम ये कर सकते हैं कि हम यूवी लाइट में देखना शुरू कर दें, हम एक्सरे में देखना शुरू कर दें, हम गामा में देखना शुरू कर दें, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एक साइज की रेंज में कह सकते हो कि आपका विजिबल काम कर रहा था, फिर किसी और साइज में आपका यूवी काम कर रहा होगा, फिर किसी और साइज में आपका एक्सरे काम कर रहा होगा। तो ये छोटी छोटी रेंजेस है ना भाई, कहीं ना कहीं ये भी तो एक रेंज है ना, ये भी एक रेंज में ही काम कर पाएगा, उसके बाद फेल हो जाएगा। यूवी भी एक रेंज में ही काम कर पाएगा, उसके बाद फेल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे यूज करी इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन क्या है, मैटर वेव्स। क्यों भाई, क्या इलेक्ट्रॉन बीम एक मैटर वेव की तरह काम कर सकती है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ हो सकती है उसके पास, केमिस्ट्री में पढ़ा है तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ा है। बोलो भाई, क्या इलेक्ट्रॉन एक मैटर वेव की तरह काम करेगा? और जब इलेक्ट्रॉन एक मैटर वेव की तरह काम करेगा तो हम उसकी वेवलेंथ को चेंज कर सकते हैं, हम उसकी वेवलेंथ को वेरी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो सबसे पहली बात जो समझ में आनी चाहिए कि हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया क्यों, हम सिर्फ विजुअल से यूवी पे क्यों नहीं गए, हमने इलेक्ट्रॉन क्यों बनाया? पहली बात, इलेक्ट्रॉन को हाई एनर्जी कर देने पर वो एक हार्मफुल रेडिएशन नहीं है। अगर मैं यूवी, एक्सरे, गामा रे इस्तेमाल करने लगा अपनी आंख से, तो क्या हमारे लिए यूवी और एक्सरे और गामा रे हार्मफुल है? बताओ, क्या हम देखने के लिए अगर यूवी और एक्सरे इस्तेमाल करने लगे तो क्या एक ही बार देख पाएंगे, दोबारा देखने लायक नहीं बचेंगे? तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग इसलिए इस्तेमाल नहीं करते। प्लस इलेक्ट्रॉन का एडवांटेज है, हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बदल सकते हैं। हमें छोटी वेवलेंथ चाहिए, बड़ी वेवलेंथ चाहिए, ये सारा कुछ पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन से, ये सारा कुछ पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन से। तो एक बहुत छोटी सी बात समझिए, कुछ मेन मेन पॉइंट्स हैं उनको समझो। जैसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप
use electric and magnetic field for convergence of इलेक्ट्रॉन बीम। जैसे ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल वेवलेंथ्स के लिए हम लोग लेंसेज को यूज करते हैं। यहाँ पर लेंसेज बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे लेंसेज बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। दूसरा, इट इज यूज्ड for sizes which cannot be seen by optical इंस्ट्रूमेंट, जिसको तुम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से नहीं देख सकते। और साथ ही साथ इनका देखो मैंने क्या बताया, तुमको किसी डिवाइस का रिजॉल्विंग पावर पता हो ना पता हो, पर एक बात तुम उस डिवाइस के बारे में हमेशा कह सकते हो। क्या कह सकते हो बताओ? बोल चुका हूं मैं। मुझे किसी डिवाइस के बारे में कुछ पता हो या ना पता हो, तब भी मैं उसके बारे में एक बात कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होता है। तो मुझे कुछ नहीं पता, पर एक बात मैं अब भी कह सकता हूँ कि मेरा रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और सुनो, ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv होगा? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? बोलो भाई। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ बताओ भाई, कोई तकलीफ हो तो बोलो, नहीं है तो कोई बात नहीं। एनी प्रॉब्लम? कोई तकलीफ? चलिए, अब एक बात बताओ आप लोग, बहुत जरूरी, बहुत काम की बात बताओ। हमारे पास आप लोग एक बहुत काम की बात बताओ। हम आपसे पूछना चाहते हैं एक चीज, कि आपके पास रिजॉल्विंग पावर जो है वो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लैम्डा या प्रोपोर्शनल टू रूट की, ये सब तो खैर हो गई बात। ये बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव करने लगी है? तभी तो ये करवाया होगा। इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है। ये सारा कुछ किस बेसिस पे लिखा है? लैम्डा मतलब वेव। तो ये बताओ, अगर वाईडीएससी में इलेक्ट्रॉन बीम को इंसिडेंट कराया जाए, तो क्या वाईडीएससी में इलेक्ट्रॉन बीम इंटरफेरेंस पैटर्न परफॉर्म करेगी? हाँ भाई। करेगी ना? तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूँ? ठीक है ना? वाईडीएससी सेटअप में वो इंटरफेरेंस पैटर्न परफॉर्म करता है। क्या करता है? वाईडीएससी सेटअप में वो इंटरफेरेंस पैटर्न परफॉर्म करता है। अच्छा ये बताओ, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन बीम के
हाँ भाई, आवाज क्लियर है तुम लोगों को? एक बात बताओ कि अगर मैं ये कहूं कि इफ ये बताओ, अगर मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बढ़ा दूं तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ। अगर मैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम बढ़ा दूं तो फ्रिंज विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा? कोई आइडिया? स्मॉल हो जाएगी ना, बिकॉज देखो, इफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड, एनर्जी इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज करने पर आपके पास V पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा तो हमारे पास लैम्डा डिक्रीज करेगा। तो आप कहेंगे इसका मतलब फ्रिंज विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न विल डिक्रीज। अब देखो, बात वही है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिलेबस में नहीं है, पर नीट ने अपने थ्योरेटिकल सवालों में इन दोनों पॉइंट्स को पूछा हुआ है। बात सिर्फ ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सिलेबस में है नहीं। मैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का नाम लेकर उन्होंने पहला वाला ये मतलब फॉर्मूला भी एक आध बार कही गई, वरना इलेक्ट्रॉन एज ए वेव के बारे में इंटरफेरेंस में इन दोनों बातों को पूछा हुआ है। तो क्या ये आप लोगों को समझ में आई? हाँ भाई, चलिए। देखो, अब हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा, कह सकते हो आज का लास्ट टॉपिक है ये, और बहुत आसान है, छोटा सा टॉपिक है, जिसको हम लोग कहते हैं पोलराइजेशन। देखो भाई, अगर हम बात करेंगे हमारे पोलराइजेशन की, तो हमारे पास जो पोलराइजेशन है, इस चीज़ को समझते हैं। देखो, कहने का मतलब क्या है कि मैं तुम्हें उतना ही पढ़ाऊंगा इस चीज़ में जो अब हमारे लिए नीट के लिए इम्पोर्टेंट है। मतलब एक ज़माना था जब लोगों ने इसमें बहुत कुछ पूछा है। मतलब वो कौन सा ज़माना था जब बहुत सारे एंट्रेंस थे, ठीक है ना? कि बहुत सारे एंट्रेंस थे तो बाउंड्री बहुत बड़ी थी इसकी। हाँ, जब बहुत सारे एंट्रेंसेस थे तो इसकी बाउंड्री बहुत बड़ी थी, पर नीट के वक्त से अब इसकी बाउंड्री बहुत छोटी, ठीक है ना? तो हम उतना ही पार्ट देखेंगे जितना हमारे लिए काम का है, वरना थ्योरी के हिसाब से तो यार पोलराइजेशन आप ये कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा डोमेन है। मतलब अगर आप, और ये सब ज़्यादा आया क्यों है? ये सब ज़्यादा इसलिए आया है कि हमारे पास इन सब में ज़्यादा चीज़ें तब पूछी गई हैं जब राजस्थान पीएमटी एक एंट्रेंस हुआ करता था। मतलब राजस्थान पीएमटी में प्रॉपर वेव ऑप्टिक्स एक चैप्टर नहीं है, 5-6 पेज का एक चैप्टर नहीं है, वो प्रॉपर एक किताब है, ठीक है ना? 11th-12th में वेव ऑप्टिक्स प्रॉपर एक बुक है। तो जो भी थोड़ा बहुत हम एक्स्ट्रा चीज़ें लिख रहे हैं कि मान लीजिए हमने लॉयड्स मिरर लिखा, हमने बाई प्रिज्म लिखा, ये सारी चीज़ें ना ये उन्हीं की किताबों से पूछी गई हैं एंट्रेंसेस में। तो मैंने सिर्फ उनके नाम ले लिए। तो कहने का मतलब ये क्या है कि वो उस जमाने की बात है कि जब हम राजस्थान पीएमटी में एक एंट्रेंस था और उसको भी रेफरेंस मानते थे, उसके लिए लोग पढ़ाते थे।
तो ऐसा मान लो, या एम यू पी एम टी भी इसी टाइप का कोई एग्जाम था, एम यू पी एम टी भी कुछ भी पूछता था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम उस डोमेन की बात करेंगे कि हमारे पास जो हमारे काम का है। तो देखो पोलराइजेशन क्या है, हमारे पास पोलराइजेशन लाइट के वाइब्रेशंस को किसी पर्टिकुलर प्लेन में कन्फाइन कर देना। हमारे पास पोलराइजेशन सिंपली क्या है, कन्फाइनिंग इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इनटू वन प्लेन। हम लोग किसी भी वेव के इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस को, कौन से वाइब्रेशंस को, इलेक्ट्रिकल वाले, ठीक है ना, उनको किसी एक उसमें कन्फाइन कर लें तो हमारे पास वो कहला देता है पोलराइजेशन। अच्छा, इलेक्ट्रिकल वालों को क्यों, कोई आइडिया, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वालों को कन्फाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये कहा जाता है कि जो प्रॉपर्टी ऑफ विजन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिकल पार्ट के पास होती है। बात समझ में आई? क्यों भाई? Confining electrical vibrations of electromagnetic field into one plane is polarization. And electrical vibration क्यों? Because the property of vision is associated with electrical component of electromagnetic field. तो इसको लिख लेते हैं, confining electrical vibration of electromagnetic field into one। आप कह सकते हो property of vision is associated with electrical component। हाँ भाई, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो, अब एक बात सुनो, हम किस तरीके से कह रहे हैं चीज़ों को। देखो, कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारे पास, आप कह सकते हो कि सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी है। देखो, तुम्हारे पास अनपोलराइज्ड लाइट कौन सी है? अगर मैं अनपोलराइज्ड लाइट की बात करूं तो अनपोलराइज्ड लाइट का मतलब क्या हुआ, जिसके वाइब्रेशंस हर तरफ है। भाई सिंपल सी बात, ऐसा मान लो कि तुम्हारे पास कोई वेव है, मैं या चाहो तो पहले डेफिनेशन लिख लो, कह सकते हो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which have vibration in all directions perpendicular to direction of propagation। जहां पर हर डायरेक्शन में वाइब्रेशन हो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ऐसा मानो कि अगर ये डॉट तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। अच्छा, इस डॉट से क्या डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन समझ में आ रही है तुम्हें? बताओ। प्लेन से बाहर। तो हमने ये माना कि अभी क्या हो रहा है, अभी इसके पास जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है वो हर डायरेक्शन में है।
अभी जो है इसके पास जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है वो हर डायरेक्शन में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस जो है वो इसके पास हर डायरेक्शन में है। अब देखो, तुम्हें याद होगा कि हम लोग ये बोलते थे कि भाई चलो किसी लाइट की इंटेंसिटी मान लो आई नॉट है, तो हमारे पास किसी लाइट की इंटेंसिटी जो है वो सपोज आई नॉट है, और हमें ये भी पता है कि एम्पलीट्यूड जो होते हैं ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, वेक्टर की तरह। तो हमने किया क्या, ये जो ई के वाइब्रेशंस है हर डायरेक्शन में, हमने इनके कंपोनेंट लेना शुरू करे। ये बताओ, अगर मैं इन वाइब्रेशंस के कंपोनेंट लूं, अगर मैं इन वाइब्रेशंस के कंपोनेंट लूं, तो इन वाइब्रेशंस के कंपोनेंट में, क्या ये बताओ, मतलब अगर हम एक आइडियल केस माने, वह होने को तो कुछ भी हो सकता है, अगर हम एक आइडियल केस माने तो क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मान लीजिए मैंने इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेना शुरू करें, तो ये बताओ, क्या ऐसा करने पे एक आइडियल केस में क्या एनर्जी दोनों पार्ट में बराबर बराबर बढ़ जानी चाहिए? तो हाँ भाई, तो हम कहते क्या है कि हमने जब कंपोनेंट लिए, मान लो इसका कंपोनेंट लिया, एक तरफ कॉस जाएगा एक तरफ साइन जाएगा, इसका कंपोनेंट लिया, एक तरफ कॉस जाएगा एक तरफ साइन जाएगा, तो एक आइडियल केस में जो एनर्जी है वो दोनों हिस्सों में आधी आधी बट जाती है। एक आइडियल केस में जो एनर्जी है वो दोनों ही केसेस में आधी आधी बढ़ जाती है। अच्छा, एक बात तो समझना, अभी तुमने सिर्फ क्या करा है, तुमने अलग अलग डायरेक्शन वालों के कंपोनेंट ले लिए हैं, पर इसको पोलराइज नहीं किया है, तो ये अभी भी एक अनपोलराइज लाइट है। मतलब ये जो दोनों रिप्रेजेंटेशन है, ये दोनों ही अनपोलराइज लाइट के रिप्रेजेंटेशन है, इस बात को समझना है। ये दोनों ही चीज़ें एक अनपोलराइज लाइट का रिप्रेजेंटेशन है। बस पहले वाले केस में हम करते क्या है, पहले वाले केस में हम कंपोनेंट लेकर नहीं दिखाते, दूसरे वाले केस में हम कंपोनेंट लेके दिखा देते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को, कि हमने पहले वाले केस में कंपोनेंट लेके नहीं दिखाया, दूसरे वाले केस में कंपोनेंट लेके दिखा दिया, ठीक। तो हमारे पास एनर्जी आ गई आई नॉट बाई टू आई नॉट बाई टू, एक तरफ पोलराइज, मतलब कहने का मतलब क्या है, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है अनपोलराइज्ड का, एक नया रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, और कुछ नहीं, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? तो बात ये आती है कि सर, जैसे आपने दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में लिया, तो हमेशा क्या दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लेने पे आधा आधा बढ़ जाएगा? तो हम यहाँ पे कहते हैं ये आइडियल है। हम क्या बोलते हैं, आइडियली on taking component of electric field vibration, energy is equally divided। ये कब है, जब हम एक आइडियल केस माने, ठीक है ना। एक आइडियल केस मानने पर हमारे पास इस टाइप का काम होता है। अब देखो भाई, हम बात कर रहे हैं एक पोलराइज लाइट की। सुनना, अगर मैं एक पोलराइज लाइट की बात करूं, तो सबसे पहले समझना है
लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which have vibrations only in one plane। एक चीज सुनो, जैसे आप ये कह सकते हो कि अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो ये इलेक्ट्रिक के वाइब्रेशन है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो ये वाइब्रेशन है। अगर ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है तो कोई भी, मान लो ये हमारे पास वाइब्रेशन है। याद करो, क्या तुमने हमेशा किसी एक पर्टिकुलर प्लेन में कन्फाइन करने के लिए उसके दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट लिए होंगे? बताओ, क्या ये बात समझ में आ रही है? यहाँ पे कंपोनेंट ऐसे लिए गए होंगे, यहाँ पे कंपोनेंट ऐसे लिए गए होंगे, यहाँ पे कंपोनेंट ऐसे लिए गए होंगे। बोलो भाई, क्या सही बात है? हाँ जी, क्लियर है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आई नॉट से आई नॉट बाई टू चला गया होगा सब कुछ? अगर अनपोलराइज से पोलराइज करा होगा तो क्या एग्जैक्टली आधा हो गया होगा? बोलो भाई, सही बात है ये? या कभी कभी इसको ऐसे भी दिखाया जाता है कि ये मेरे पास वेव जा रही है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस। इसका एक रिप्रेजेंटेशन ये भी है। बताओ भाई, क्या ये भी एक टाइप ऑफ पोलराइज वेव हो सकती है? बोलो, क्या ये भी एक टाइप ऑफ पोलराइज लाइट हो सकती है? हाँ या ना? कहने का मतलब क्या है? ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास वाइब्रेशन है। तो भाई, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ पोलराइजेशन। मेथड्स ऑफ पोलराइज लाइट का मतलब होता है उसके इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन को जो पहले इस तरीके से हर डायरेक्शन में थे, जो पहले इस तरीके से हर डायरेक्शन में थे, उनको एक ही डायरेक्शन में बना देना। उनको एक ही डायरेक्शन में बना देना क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। क्यों भाई? यही तो बताया है। बस इतनी ही बात है पोलराइजेशन, और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन पहले हर तरफ थे, उसको एक ही डायरेक्शन में रोक दिया, कन्फाइन कर दिया। इसे क्या बोल देते हैं भाई? पोलराइजेशन कह देते हैं। ठीक है, चलिए, अब हम कैसे कैसे लाइट को पोलराइज करते हैं। देखो, यही एक चीज है, मतलब जो जो अलग अलग एंट्रेंस में, कहने का मतलब आपको सोचो ना कि एक लाइट को पोलराइज करना है, और एक लाइट को पोलराइज करने के इनफिनाइट नंबर ऑफ तरीके हो सकते हैं यार। मतलब ये सिर्फ लाइट के वाइब्रेशन को कंफाइन करना है, एन नंबर ऑफ मेथड। तो जब बहुत सारे एंट्रेंस थे तो बहुत कुछ पूछा गया, पर हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट है, जितना एनसीईआरटी से रिलेट हो पा रहा है, हम उसी बात को करेंगे। हमारे पास सबसे पहला जो मेथड ऑफ पोलराइजेशन है उसको हम कहते हैं विद द हेल्प ऑफ अ पोलराइजर। कहने का मतलब क्या है? किसी किसी पोलराइजर की मदद से। आप कह सकते हो सबसे पहला बाई
पोलराइजर। कहने का मतलब क्या हुआ? क्या तुमने कोई किसी का नाम पढ़ा है कि जो लाइट को पोलराइज कर देता हो? कोई कोई डिवाइस, कुछ कुछ कोई मटेरियल, कुछ ऐसा पढ़ा है क्या जो लाइट को पोलराइज कर देता हो? क्यों भाई, बताओ। क्या कहते हैं? सिंपल। आपने पढ़ रखा है निकोल प्रिज्म, ठीक है ना? हमारे पास इसका बहुत कॉमन एग्जाम्पल है जो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, जिसको हम क्या बोल देते हैं, जिसको हम लोग निकोल प्रिज्म कहते हैं। वैसे इसका एक नाम और होता है, और बाई कह सकते हो एब्सॉर्प्शन। हमने एक एनर्जी को एब्जॉर्ब करवा दिया। तो कैसा? यही मेन इंपॉर्टेंट है, बाकी दो थ्योरेटिकल है। हाँ, और भी होते होंगे, तुमने पढ़े होंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल। फिजिक्स में उतना इंपॉर्टेंस इनका नहीं है। देखो होता क्या है, सबसे पहले समझते हैं कि हम ये सारा चीज कराते कैसे। ये सारी चीज कराई जाती है कि हम यहाँ पे कहते हैं, मैं पहले डेफिनेशन लिखवा दूं फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना? मैं पहले एक बार डेफिनेशन लिखवा दूं फिर तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा तो ज्यादा सही रहेगा। हम कहते हैं ऑन पासिंग unpolarized light wave through the Nicol prism, या सिंपली कह सकते हो पोलराइजर। लाइट रे, लाइट वेव passes through interatomic spacing, interatomic spacing which allow certain vibrations, which allow certain vibration to pass through, ठीक है ना, it, and wave become polarized। मेरी बात समझो, हुआ क्या? हम करते क्या है, अब सुन लो, जो ऊपर लिखा है उसको हिंदी में सुन लो। होता क्या है कि तुम एक वेव लेकर आए, ठीक है ना, जिसमें वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में थे, जिसके पास वाइब्रेशन हर डायरेक्शन में थे, ठीक। हमने इसके आगे एक निकोल प्रिज्म लगाया, हमने इसके आगे एक निकोल प्रिज्म लगाया, या निकोल प्रिज्म क्या, एक सिंपल पोलराइजर लगाया। देखो होता क्या है, ये जो भी पोलराइजर होते हैं इनके पास एक पोलराइजिंग एक्सिस होता है। तुम कुछ भी मान लो, तुम यहाँ पे कुछ भी मान लो। कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, इसका मतलब क्या है कि ये इसका पोलराइजिंग एक्सिस है। मतलब वाइब्रेशंस are allowed to pass through this axis।
एक्सिस। जब वाइब्रेशंस को सिर्फ इसी लाइन से निकलना अलाउ करा जाएगा, तो अगर पहले इंटेंसिटी लाइट की आई नॉट थी, अगर पहले इंटेंसिटी लाइट की आई नॉट थी, तो हम क्या बोलते थे? हम ये बोलते थे कि तुरंत इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया जाएगा दो परपेंडिकुलर रेक्टेंगुलर पार्ट में, और ऐसा करने पर जो लाइट यहाँ से आइडियली बाहर निकलेगी, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट लिया जाएगा सिर्फ इसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और इंटेंसिटी क्या होगी? जब हम लोग एक अनपोलराइज को पोलराइज करते हैं, जब हम लोग एक अनपोलराइज को पोलराइज करते हैं, तो क्या इंटेंसिटी एग्जैक्टली आधी हो जाती है? तो कितनी बचकर आएगी? आई नॉट से आई नॉट बाई 2। बोलो भाई, क्या इतनी कहानी सबको समझ में आई? When an unpolarized light is polarized, intensity becomes half। ठीक, अब एक बात सुनो यहाँ पे ध्यान से। बात ये होती है कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये लाइट रे पोलराइज हो चुकी है। हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन हमें हमें कैसे पता चलेगा कि लाइट रे पोलराइज हो गई है? हमें क्या पता है इस बारे में कि लाइट रे पोलराइज हो गई? क्यों भाई? हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइट रे पोलराइज हो चुकी है? बताओ, कोई आइडिया है इस बारे में कि तुम्हें अंदाजा कैसे लगा कि लाइट रे पोलराइज हो गई? इंटेंसिटी कम हो गई है इसलिए? बोलिए। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये लाइट रे एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेशन लगती है। तो क्या तुम ये देख के बता पाओगे? क्यों भाई? क्या तुम ये देख के पता कर सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट में ये जो लाइट रे यहाँ से निकल कर आई है, ये, अरे वाइब्रेशन तो कन्फाइन हो ही गया, वो तो मैंने डायग्राम में ही बनाया, तो मुझसे पूछ क्या रहे हो इसमें, ये बताओ। वो तो मैंने डायग्राम में ही बनाया कि वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में बचा है। तो ये कैसे बता पाओगे कि ये पोलराइज हुई है या नहीं? हमें कैसे पता चलेगा? हमारे लिए तो ये लाइट है जिसकी इंटेंसिटी कम हो गई है। और इंटेंसिटी कम होना तो कहीं से भी हो सकती है ना। तुम किसी भी एक स्लैब से इसको पास कर दो, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तुम किसी भी एक स्लैब से इसको पास कर दो, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं? हम इसके आगे रखते हैं एक एनालाइजर। क्या रखते हैं? हम इसके आगे एक एनालाइजर कर रखते हैं। एक निकोल प्रिज्म, वो भी एक निकोल प्रिज्म ही होता है, ये वो भी एक निकोल प्रिज्म ही होता है, या पोलराइजर ही होता है। बस कहते क्या है कि पहले वाले निकोल प्रिज्म ने लाइट रे को पोलराइज किया, और दूसरा वाला निकोल प्रिज्म हमें पहचान कर बताता है कि वो कौन है, वो पोलराइज हुई है नहीं हुई है। ये काम कौन करता है? ये काम हमारे पास करता है दूसरा वाला निकोल प्रिज्म। कैसे? ये बात समझो। एक चीज सुनो, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, लॉ ऑफ मैलस। पहले मैलस की बात को समझते हैं।
तुम्हारे पास एक पोलराइज लाइट है, ठीक है ना? ये क्या है? पोलराइज लाइट। और इस पोलराइज लाइट के जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो ई नॉट है। बताओ, कोई दिक्कत? इस पोलराइज लाइट के जो एम्पलीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड के, वो ई नॉट है। या तुम चाहो तो थोड़ा आसान रख लो, तो तुम ए नॉट मान लो। ठीक। तुमने क्या किया? तुमने इसके सामने एक पोलराइजर रखा, या एक निकोल प्रिज्म रखा, जहां पर ये है इसका पोलराइजिंग एक्सिस। ये क्या है? ये इसका पोलराइजिंग एक्सिस है। एक बात बताइए अब आप लोग मुझे, तुमने जो वाइब्रेशन भेजे वो इस डायरेक्शन पे थे, क्यों? क्या तुम्हारे इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस इस डायरेक्शन में है, डॉटेड वाली? और इन डॉटेड और इनके बीच का एंगल जो है वो थीटा है। बताओ भाई, कोई दिक्कत है यहां तक? इस डॉटेड लाइन और तुम्हारे एक्सिस के बीच का एंगल कितना है? थीटा है। और हमें पता है कि एम्पलीट्यूड बिहेव्स एज वेक्टर। तो ये बताओ, अगर तुम्हारे पास इस डायरेक्शन में एम्पलीट्यूड है ए, और ये वाला एंगल है थीटा, तो क्या यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड बचकर आया, क्या वो ए कॉस थीटा होगा? हाँ भाई, बताओ, क्या इस डायरेक्शन में जो एम्पलीट्यूड बचकर आया वो ए कॉस थीटा होगा? और हमें पता है कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। तो इसका मतलब भाई ये हुआ कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे पास एक वेव निकल कर आई जिसकी इंटेंसिटी है आई डैश। तो मेरे पास अगर आई प्रोपोर्शनल था ए स्क्वायर के, तो मेरा आई डैश प्रोपोर्शनल है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि आई जो है वो तुम्हारे पास आई डैश इज इक्वल्स टू आई कॉस स्क्वायर थीटा है, where theta is angle of polarizing axis with plane of polarized light। हाँ भाई, बताओ, क्या सब लोगों को ये बात समझ में आ रही है? जल्दी जल्दी। तो इसका मतलब क्या हुआ?
सुनो, अब समझाते हैं तुम्हें पूरी कहानी। इसका मतलब ये हुआ भाई कि तुम एक लाइट लेकर आए, अनपोलराइज्ड। कैसी लेकर आए? अनपोलराइज्ड। तुम्हारे पास एक लाइट थी अनपोलराइज्ड, और तुमने उसको एक पोलराइजर से भेजा, जहां पर उसका पोलराइजिंग एक्सिस ये है। तो क्या हुआ, हमें एक लाइट रे मिली जिसके वाइब्रेशंस इस तरीके से हो गए थे, और इंटेंसिटी हो गई थी आई नॉट से आई नॉट बाई टू। एक कसम हमेशा के लिए खा लेनी है कि जब भी हम अनपोलराइज को पोलराइज करते हैं, इंटेंसिटी आधी हो जाती है। कोई सवाल नहीं इस बात में, कोई जवाब नहीं इस बात में। इतनी सी बात कि जब भी अनपोलराइज को पोलराइज करा जाता है, तो हमारे पास जो लाइट रे है वो हमारे पास हो जाती है इस तरीके से। बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? क्या ये बात समझ में आ रही है? उसके बाद अब बात क्या हुई कि यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी। ये क्या है? ऑलवेज। यहाँ पर इंटेंसिटी कम हो जाएगी, पर हमें तो डिटेक्ट करना है, हमें तो डिटेक्ट करना है। तो उसके बाद इसको तो हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पोलराइजर, और इसका नाम होता है एनालाइजर। मैंने क्या बताया? हमने यहाँ के लिए लिखा है लॉ ऑफ मैलिस। क्या होगा? अब ये सारे के सारे वाइब्रेशन किसी एक डायरेक्शन में है, तो इनका हम लेंगे कंपनी। कैसे? इस तरीके से। और क्या बताया था? जब भी एक अनपोलराइज पोलराइज से पास हुई आई नॉट बाई टू, और उसके बाद आई डैश इक्वल्स टू आई कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो फाइनल निकल कर आएगा, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है? आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, तो बात ये आती है कि सर, आपने दो स्लैब से पास कराया, आपने दो स्लैब से पास कराया, तो इंटेंसिटी ही तो कम हुई। हमने पहचाना कैसे कि ये पोलराइज हो गई? बताओ, ये बताओ। जब मैंने इसको दो लोगों से पास करा दिया, तो इंटेंसिटी फिर से कम हो गई। तो इसमें ये वाली बात कहाँ से आ गई कि सर हमारे पास अब ये पोलराइज हो गया है? बताओ। देखो क्या करेंगे हम। ये बताओ, क्या जो आखिरी में इंटेंसिटी आ रही है वो आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा है? क्यों? ये जो लास्ट में इंटेंसिटी आई है ये आई नॉट बाई टू कॉस स्क्वायर थीटा है। इसका मतलब अगर मैं अपने एनालाइजर को घुमाना शुरू करूं, रोटेट करूं, अगर मैं अपने एनालाइजर को घुमाना शुरू करूं, रोटेट करूं, तो क्या कॉस थीटा की डिपेंडेंसी के हिसाब से इंटेंसिटी बदलेगी? तो क्या मेरे रोटेशन के हिसाब से जो इंटेंसिटी निकल कर आ रही है वो मैक्सिमा मिनिमा बनेगी? जब cos थीटा की वैल्यू जीरो होगी, इंटेंसिटी जीरो होगी। जब cos थीटा की वैल्यू वन होगी, तो इंटेंसिटी आई नॉट बाई टू होगी।
तो इसका मतलब क्या है कि लाइट रे पोलराइज हो चुकी है। अगर तुम्हारा कोई ग्लास स्लैब अगर तुम्हारा कोई ग्लास स्लैब घुमाने पर इंटेंसिटी को चेंज ना करे, तो इसका मतलब या तो वो ग्लास स्लैब जो है वो एक पोलराइजर नहीं है, या फिर वहां पर लाइट रे पोलराइज नहीं हुई है। अगर मैं एनालाइजर को रोटेट करता हूं तो एनालाइजर के रोटेशन पर इंटेंसिटी मैक्सिमा मिनिमा चेंज होती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइट रे इज पोलराइज्ड। ऑन रोटेटिंग द polarizer intensity changes from 0 to I naught by 2 regularly। नहीं नहीं नहीं, ये वाली जो एनालाइजर है, मतलब एक्चुअली उसका नाम पोलराइजर ही होता है, चीज समझो। वो सिंपल बोल देगा वी हैव टू पोलराइजर्स। वो तो हम कह सकते हो, हम चाहो तो एनालाइजर लिख दो, लेकिन उसको हम अक्सर सवालों में पोलराइजर ही कहते हैं। मतलब वो अगर आपको सिंपल इतना वो ऐसे नहीं बोलेगा कि हमारे पास एक पोलराइजर है एक एनालाइजर है। ठीक है ना? अरे मेरी बात तो सुन लो मेरे भाई, लिखने से पहले। मैं ये कह रहा हूँ कि वो आपको अक्सर सवालों में ऐसे ही बोलता है वी हैव टू निकोल प्रिज्म, टू पोलराइजर्स। ठीक है ना? तो वो आपको खुद समझना होता है कि उसमें एक पोलराइज करेगा और एक एनालाइज करेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आपको ये बात समझनी है कि हम उसे एनालाइजर तो कह रहे हैं, पर मेरे पास कोई भी पोलराइजर हो उसके अगर उसके इंसिडेंट में, भाई सिंपल सी बात, ये सेटअप इसलिए इंपॉर्टेंट है पूरा दो नाम के साथ, बिकॉज तुमने पहले एक अनपोलराइज लाइट भेजी है। अगर मैं एक पोलराइज लाइट ही भेजूं जो लाइट रे ऑलरेडी पोलराइज्ड है, तो फिर वहां पर एक ही पोलराइजर होगा। बात समझ में आ रही है? वहां पे एक ही निकोल प्रिज्म होगा। जब एक ही होगा तो फिर वहां पे, ठीक है ना, तो वहां पे जब एक ही होगा तो एक होने पर तो फिर वहां पे वही पोलराइजर है, वही एनालाइजर है। तो आप कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में ये एनालाइजर भी है, बट हमारे सवालों में कभी कभी स्पेसिफिक नाम अलग अलग नहीं होते, वो दोनों को पोलराइजर। मतलब समझा नहीं तुमने क्या लिखा है? नहीं, लाइट रे का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। लाइट रे का डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ है। लाइट उसी डायरेक्शन में जा रही है। या डायरेक्शन कभी कभी बदल भी जाती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वाइब्रेशंस का कन्फाइनमेंट हो रहा है। जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक वाइब्रेशंस होते हैं, मैग्नेटिक से कोई मतलब रख नहीं रहे, सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशंस का कन्फाइनमेंट हो रहा है एक ही प्लेन में। एक ही प्लेन में हो रहा है बस। ऐसा मान लो जैसे ये कोई लाइट रे है, ये आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन हर तरफ है। ये भी आउट ऑफ द प्लेन आ रही है, पर इसके वाइब्रेशन सिर्फ एक ही तरफ है। तो ये तुम्हारे पास अनपोलराइज्ड है और ये पोलराइज्ड है। हाँ भाई, क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? तो क्या करोगे, जो आखिरी वाला पोलराइजर है, देखो अगर अनपोलराइज को भेज रहे हैं तो दूसरा वाला पोलराइजर, ठीक है ना? क्योंकि हमारे सवालों में वो, ये तो खैर हमने नाम रख दिया, होता भी ऐसे ही ना, पर सवालों में सिंपल बोलता है वी हैव टू पोलराइजर्स, दो पोलराइजर। तो दो पोलराइजर हमें अब तुम्हें खुद समझना है कि एक करेगा पोलराइज अनपोलराइज को पोलराइज, और दूसरा करेगा उस पोलराइज को भी किसी और पर्टिकुलर डायरेक्शन में। क्या ये बात समझ में आ रही है सब लोगों को? हाँ भाई, तो आगे बढ़े हम लोग। तो एक बात बताओ,
क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास, जैसे मान लो ये एक पोलराइजर है, ये एक पोलराइजर है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम किसी के एनालाइजर होने के नाम को फिक्स कर देते हो, अगर तुम किसी के एनालाइजर होने के नाम को फिक्स कर देते हो, तो जब ये तीन हो जाएंगे तो क्या नाम रखोगे? जब ये तीन हो जाएंगे तो क्या नाम रखोगे? ठीक है ना? तो हमारे पास ऐसा मान लीजिए कि मेरे पास तीन पोलराइजर्स हैं, इसीलिए कॉमन नाम इस्तेमाल करते हैं पोलराइजर। हमारे पास तीन पोलराइजर है, जिसमें इसका एंगल है थीटा 1। ठीक है ना? और इन दोनों का आपस में एंगल है थीटा 2। ठीक है ना? इन दोनों का आपस में एंगल है थीटा 2। तो देखो क्या होगा, अगर तुमने यहां से एक लाइट रे भेजी अनपोलराइज्ड, I0, तो बताओ क्या यहां से निकलते ही ये बन जाएगी पोलराइज्ड I0/2? जब भी एक अनपोलराइज को पोलराइज करा जाता है वो क्या बन जाती है? आधी। उसके बाद जो लाइट रे निकलेगी, मतलब इसके वाइब्रेशन मान लो ऐसे थे, ये लाइट रे यूं जा रही थी और वाइब्रेशन इसके ऐसे थे। उसके बाद यहां से जो रे निकलेगी वो यूं तो जा तो यूं ही रही होगी, पर उसके वाइब्रेशन यूं होंगे, और इसकी इंटेंसिटी होगी I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा 1। उसके बाद ये जो लाइट रे यहाँ पहुंची, फिर ये यहाँ से बाहर निकलेगी, और क्या इसके वाइब्रेशन ऐसे होंगे, और इसकी इंटेंसिटी होगी I0/2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 2। बताओ, कोई दिक्कत? समझ में आया भाई? भाई जिस डायरेक्शन में एक्सेस होता है वाइब्रेशंस, उसी डायरेक्शन में बजते हैं। तो अगर ये यहाँ से थीटा 2 एंगल पर जा रहा है, तो क्या मैं इसका फिर से कंपोनेंट लूंगा? क्या कंपोनेंट लेने के बाद ये सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेन में बचेगा? इसी प्लेन में बचेगा, तो ये मैं इसको डॉट की तरह बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा? ठीक है। तो क्या मल्टीपल सबके, जब भी एक पोलराइज लाइट दूसरे पोलराइजर से पास होगी तो कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करते हुए चले जाओगे? ठीक है, समझ में आ गया भाई? सब एक सवाल कर दो इस पे, बस, और कुछ नहीं।
आई नॉट बाई 4 क्यों करेंगे? एक बात देखो, समझो, फॉर्मूला ये है, ये आई डैश इज इक्वल्स टू आई कॉस स्क्वायर बाई थीटा। यहां से जो इंसिडेंट हुआ वो आई नॉट बाई 2 था, यहां से जो इंसिडेंट हुआ वो आई नॉट बाई 2 था, तो कितना बन गया? आई नॉट बाई 2 कॉस। अब ये आई डैश है, मतलब वंस पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी मिल गई तो सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करना है, हर बार आधा नहीं करना है। अनपोलराइज से पोलराइज जाने पे आधा हो जाता है, फिर उसी आधे को सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई करते हुए जाते हैं। चलो भाई, बताओ। क्या होगा? देखो, मान लो ये पहला वाला है, ये तीसरा वाला है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 30। इसका मतलब अगर इन दोनों के बीच का एंगल 30 है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 60। आप क्या लिखेंगे? यहां से लाइट रे गई आई नॉट, तो मैंने क्या बताया, जाते ही क्या बन जाएगी? आई नॉट बाई 2। जब यहां से निकलेगी तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30। आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30। और जब यहां से बाहर निकलेगी तो आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 60। ठीक है ना? कितना आ गया भाई? आई नॉट बाई 2 √3/2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 1/2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया ये? 3 I0/32। बोलो भाई, कोई परेशानी? सब लोगों को समझ में आ गया सवाल? जब पोलराइज बोल रखी, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। तब तो फिर आंसर बदल जाएगा, मैंने ध्यान नहीं दिया। क्वेश्चन में मैंने पोलराइज लिख दिया है, अगर पोलराइज लिख रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये 2 कम हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि पहले वाले का एक्सेस दिया नहीं है, पहले वाले का एक्सेस नहीं दिया तो क्या मानेंगे? एज इट इज जारी है। ठीक है, क्योंकि पहले वाले, एक काम करो, आई थिंक मेरे हिसाब से ये वाला जो है तुम इसको 2 ही लिखो, क्योंकि हमारे पास, क्योंकि हमें अनपोलराइज, अगर हम पोलराइज कह रहे हैं तो, और पोलराइज में फिर हमें पहले वाले का एंगल पता होना चाहिए। ठीक है ना?
पोलराइज, अगर हम सिर्फ पोलराइज कह रहे हैं तो हमें पहले वाले से भी एंगल पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे पहले वाले से लाइट रे का एंगल पता नहीं है, ठीक है ना। तो आप उसको अनपोलराइज ही लिखो, क्योंकि पोलराइज में फिर हमें प्रॉपर एंगल चाहिए कि पहले वाले से पोलराइजिंग एंगल क्या है, हम उसको कुछ भी नहीं मान सकते, ठीक है ना। समझ में आया भाई? कोई दिक्कत? अब देखो बात क्या है कि तुम्हारे सामने फॉर्मूला है, तुम्हें बस लगाना आना चाहिए, बस लगाना आना चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके अलावा और जो मेथड्स है वो है हमारे पास पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। देखो होता क्या है, हमने ये बात ऑब्जर्व करी है, मतलब ये हमने कराया नहीं है, ये नेचर खुद करा रहा है, हमने सिर्फ ऑब्जर्व करा है कि हमारे पास, जैसे मान लो ये 1 है और ये म्यू, हमने एक लाइट रे को इस तरीके से भेजा, इंसिडेंट कराया, तो होता क्या है, हम ये बात जानते हैं कि हमारे पास अगर हमने लाइट रे को किसी सरफेस पे इंसिडेंट कराया है तो हमेशा ही एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होता है और एक पोर्शन रिफ्रैक्ट होता है। क्यों भाई? ये बात हम जानते हैं कि अगर मैंने लाइट रे को कहीं पर भेजा है तो मेरे भेजने पर क्या होता है, मेरे भेजने पर वहां पे अगर मैंने लाइट रे को भेजा है तो वहां पे हमेशा एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा और एक पोर्शन रिफ्लेक्ट होगा। तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि अगर हम लाइट रे को ऐसे एंगल पर भेजें कि मेरी इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे आपस में 90 डिग्री हो जाए, हमने क्या ऑब्जर्व करा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस at which reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other. Reflected ray and refracted ray are perpendicular to each other. Then देखो बस ये बातें याद रखनी है, reflected ray is plane polarized and refracted ray is partially plane polarized। बात समझ में आ रही है? जो रिफ्लेक्टेड रे होती है ये प्लेन पोलराइज्ड होती है, और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है, इन दो बातों को रट्टा मार लो, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे में एक रे प्लेन पोलराइज और दूसरी पार्शियली पोलराइज्ड होती है। आई बात समझ में? कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो रे है हमारे पास, इसके जो वाइब्रेशंस हैं ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होते हैं, सिर्फ एक ही में। और हमारे पास ये जो रे है इसके वाइब्रेशन दोनों में होते हैं, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस हो सकती हैं। कुछ पोर्शन पोलराइज है, कुछ पोर्शन पोलराइज नहीं है, कुछ पोर्शन पोलराइज है, कुछ पोर्शन पोलराइज नहीं है।
तो मेरे पास ये फुल्ली पोलराइज्ड है, और ये हमारे पास पार्शियली पोलराइज्ड। अब एक चीज देखो, ये बताओ, अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई है, तो ये वाला एंगल कितना है? 90 माइनस आई। बताओ भाई, कोई परेशानी? तो हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाऊं, तो क्या लिखूंगा? 1 × sin i म्यू इंटू साइन 90 माइनस आई। तो आपके पास म्यू आ गया tan i। ठीक, म्यू आ गया tan i। और इस जगह पर अगर आप यहाँ पे ध्यान दें, तो आपके पास क्या आएगा? आपके पास यहाँ पे समझ में आएगा कि आई आ गया है आपके पास tan इनवर्स, और इस एंगल को हमारा एक नाम होता है, जिसको हम कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। इसका एक नाम क्या होता है भाई? ब्रूस्टर्स एंगल। कोई परेशानी यहाँ तक सब लोगों को भाई? कोई दिक्कत हो तो बता दो भाई। देखो, अब एक बात याद रखना, एक बहुत छोटी सी बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्रूस्टर्स एंगल एक बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है ना? ब्रूस्टर एंगल बहुत छोटी सी चीज है। हमारे पास, अगर आप देखेंगे, तो कभी कभी क्या होता है सवालों में कि वो आपको बताना चाहता है, यार इंसिडेंट रे अनपोलराइज होगी तभी तो पोलराइज हुई होगी। ये कैसा सवाल है? इंसिडेंट रे पोलराइज होगी तो फिर पोलराइज क्यों करेंगे? नेचर हमें ऐसा क्यों दिखाएगा? ठीक है ना? हमारे पास कहने का मतलब क्या है कि भाई, इस एंगल को हम कहते हैं ब्रूस्टर्स एंगल। अब देखो, एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पर ये जो ब्रूस्टर्स एंगल है, इस इस एंगल में एक खास बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि कभी कभी क्वेश्चंस में आपको दे देता है कि आपके पास यहाँ पे जो, कह सकते हो तुम, के उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना है, उसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देना है, और वो वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना देकर वो आपको बताएगा ब्रूस्टर्स एंगल। तो आपको समझना है कि मेरे पास ये चीज बहुत आसान सी है कि हम क्या करेंगे, हम वहां पे सिंपल क्या करेंगे भाई, हम वहां पे tan i लगा देंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। कोई परेशानी? देख लो भाई, दो बातें याद रखनी है कि हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो अनपोलराइज होती है, कृपया करके एक्स्ट्रा दिमाग ना लगाएं, ठीक है ना? तभी रिफ्लेक्शन के बाद उसका पोलराइजेशन करा गया होगा, तभी टॉपिक का नाम क्या है? पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। ठीक है भाई, पहली चीज। दूसरी बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है, तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी, तुम्हें चश्मे मिलते हैं, तुमने सुना होगा पोलरॉइड ग्लासेस होते हैं। क्यों भाई, सुना है या नहीं सुना? सुना है यार, कि नहीं सुना? सुना है? सुना है। हाँ,
तुमने अगर तुम कभी किसी अच्छी दुकान पर चश्मे खरीदने जाओ तो वो तुम्हें पोलराइड सन ग्लासेस शो करता है। कभी जाना तो वो तुम्हें पोलराइड सन ग्लासेस शो करता है। तो उन जो पोलराइड सन ग्लासेस की क्वालिटी है, वो तुम्हें क्या करता है ना, एक पेपर देता है। उस पेपर में कुछ लेटर्स लिखे होते हैं जो तुम्हें नॉर्मल आंख से नहीं दिखाई दे रहे होते, और जैसे ही तुम पोलराइड ग्लासेस लगाते हो वो तुम्हें दिखने लगते हैं। क्यों भाई, किसी ने ऐसा ऑब्जर्व करा है कहीं गए हो कोई चश्मा खरीदने कभी? बताओ। या मैं तुम्हारे सामने फर्जी बातें कर रहा हूँ? बताओ। तुमने एक्सपीरियंस नहीं करी ये चीज? चलो, एक काम करना, अगली बार कभी किसी मॉल में जाना हो तो चश्मे की दुकान पे घुस जाना। खरीदना मत, खरीदना नहीं, ठीक है ना? खरीदना नहीं, पर तुम उससे पोलराइड पूछना कि मुझे पोलराइड ग्लासेस देखनी है। तो वो जब वो तुम्हें पोलराइड ग्लासेस दिखाएगा ना कि सर ये पोलराइड्स है, तो उन पोलराइड्स में वो आपको यही क्वालिटी दिखाएगा कि हमारे पास वो एक पेपर देता है, उस पेपर में कुछ लेटर लिखे होते हैं, और वो लेटर्स हमें नॉर्मल आई से दिखते नहीं है। फिर वो करता क्या है कि आपको चश्मा देता है, आप चश्मे से उसको देखते हैं, तो वो हमें वही लेटर्स वहां पे लिखे हुए दिखाई देते हैं। ठीक है भाई? कुछ लोगों ने कहा है कि इससे तो चीटिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो मेरे भाई, चीटिंग तो बहुत अच्छे से हो जाएगी, पर पोलराइड से लिखवाओगे किससे? ठीक है ना? तुम उसे पोलराइड इंक से, कौन लिखेगा तुम्हारे लिए पोलराइड इंक से सारा कुछ? इसके बारे में कभी सोचा है? नक्का तो तुम कर लोगे पोलराइड से। तो एक बात बताओ, खैर, तुमने ऐसे ही सुना होगा, तुमने ऐसे ही सुना होगा कि जो लोग अक्सर वहां पे जाते हैं, क्या नाम है, बोट बोट में या ओशियन में या सी में जो घूमने जाते हैं, अक्सर उनके पास होते हैं पोलराइड ग्लासेस। अक्सर जो पोलराइड ग्लासेस होते हैं वो उन लोगों के पास होते हैं कि जो अक्सर हमारे पास कौन है, जो हमारे पास कह सकते हो तुम, जो ओशियन ओशियन में लोग जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो बात क्या है, सबसे पहले एक बात समझनी है, तुम्हारी आंखों के लिए कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर तुम पोलराइड या नॉन पोलराइड लाइट रे तुम्हारी आंखों में चली जाएगी। हमारी आंखों के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं है कि हम पोलराइज लाइट को देखते हैं या नहीं देखते हैं। ठीक है ना? तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि अगर तुम्हें पोलराइज लाइट नहीं मिली तो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। सबसे पहली तो बात ये समझनी है कि हमारे लिए ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है कि अगर हमारे पास कोई पोलराइज लाइट रे आ गई तो हमारी जिंदगी उससे बदल जाएगी। तो बात ये आती है कि अगर ऐसा ही है तो हम लोग इसको इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो अक्सर जो लोग ओशियन वोशियन में इसको इस्तेमाल करते हैं, जो लोग सी वी में घूमने जाते हैं, वो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। और वो लोग इसको इस्तेमाल मेनली इसलिए करते हैं बिकॉज हमारे पास होता क्या है, हमारे पास इसकी वजह से जो इंटेंसिटी हमारी आंखों में आने वाली है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्योंकि एक चीज सोचो, क्या पानी के सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है? क्या पानी के सरफेस से हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रहा है? और पानी के सरफेस का रिफ्लेक्शन हम लोग इस तरीके से रोक सकते हैं। हम लोग पानी के सरफेस का जो रिफ्लेक्शन है वो इस तरीके से थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब कर सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे पोलराइड ग्लासेस को इस्तेमाल कर लें तो हमारे लिए पानी के सरफेस का जो रिफ्लेक्शन है वो थोड़ा सा कम करा जा सकता है। बस यही एक मेजर एडवांटेज है इस चीज का, और कुछ नहीं। बाकी हमारी जिंदगी पे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। समझ में आया? एक लास्ट टाइप ऑफ स्कैटरिंग और है, उसको और सुन लो, छोटी सी है, 5 मिनट की, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है ना? नेक्स्ट टर्न से हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड शुरू करेंगे। इसको हम कहते हैं भाई राइलेज स्कैटरिंग।
इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं है, छोटी सी बात याद रखनी है। जो जो बातें लिखवा रहा हूँ उसको याद रखना। ये कहाँ देखने को मिलता है? ये हमें वहां देखने को मिलता है जहां पर साइज ऑफ ऑब्स्टेकल या साइज ऑफ मॉलिक्यूल बहुत बहुत छोटा है लैम्डा से। कह सकते हो ये हमारे पास स्कैटरिंग क्या होती है? स्कैटरिंग बेसिकली क्या है? लाइट का फैल जाना। स्कैटरिंग क्या है? लाइट का फैल जाना। तो कह सकते हो यहाँ पर क्या होता है, लाइट, अब मैं कैसे इसको इंग्लिश में लिखूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कि लाइट का कह सकते हो हर डायरेक्शन में फैल जाना बिकॉज ऑफ साइज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो होता क्या है, हमने ये बात ऑब्जर्व करी कि अगर मेरे पास साइज ऑफ मॉलिक्यूल ए बहुत बहुत छोटा है लेमडा से, बहुत बहुत छोटा है लेमडा से, हिंदी में लिख दें, डिस्पर्जन थोड़ी होता है ये, कैसी बातें कर रहे हो यार, इतनी भी कमजोर नहीं है मेरी इंग्लिश। ठीक है ना? हद हो गई। हाँ ये बात सही है। स्प्रेडिंग ऑफ लाइट रे into all directions because of very small size of obstacle in comparison to wavelength। बहुत अच्छा। तो फिर स्कैटरिंग एक्सप्लेन कैसे करेंगे? ठीक है ना? खैर स्कैटरिंग ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुन लो, समझ में आना चाहिए बस, मेरी कहने का मतलब ये है, हम लोग इंग्लिश में डिबेट नहीं कर रहे हैं यहाँ। तो वो होता क्या है कि मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, एयर मॉलिक्यूल। तो हम रायले ने ये ऑब्जर्व करा कि जब कोई वेव यहाँ पर आती है और वेवलेंथ क्या ऑब्जर्व करा गया, जब कोई वेव आई और वहां पे उसको एक मॉलिक्यूल मिला जिसका साइज उसके कंपैरिजन बहुत छोटा है, तो वो मॉलिक्यूल करता क्या है? मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स द वेव इन ऑल डायरेक्शंस। सबसे पहले वो एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद उसी को एमिट करता है। तो उसने किया क्या, उसने हर डायरेक्शन में एमिट करना शुरू कर। तो जब उसने एमिट करना शुरू करा तो हमें कुछ डायरेक्शंस मिली, सुनना, हमें कुछ डायरेक्शन तो बहुत सी एमिट हुई, पर कुछ डायरेक्शन हमारे पास जो थी वो परपेंडिकुलर टू परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव थी। ये कहने का मतलब क्या हुआ, हम क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारे पास एक इंसिडेंट वेव आई तो इंसिडेंट वेव आने के बाद मॉलिक्यूल ने उसको एब्जॉर्ब करा और हर डायरेक्शन में एमिट कर दिया। ये बताओ, जब वो उसको हर डायरेक्शन में एमिट करेगा तो क्या कुछ डायरेक्शन इंसिडेंट वेव के परपेंडिकुलर होंगी? और जो डायरेक्शन इंसिडेंट वेव के परपेंडिकुलर देखने को मिली, उन इंसिडेंट वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने ये देखा कि हमारी जो लाइट है वो प्लेन पोलराइज हो चुकी है। light wave is perpendicular light wave is plane polarized in direction perpendicular to incident wave। बताओ भाई, क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? हाँ जी, जल्दी जल्दी बोलो। और यहाँ पर कहने का मतलब क्या है,
जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है, जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग है, ये प्रोपोर्शनल होती है 1/λ⁴। मतलब जितना छोटा वेवलेंथ उतना ज्यादा स्कैटरिंग। तो इसी वजह से वायलेट स्कैटर द मोस्ट, स्काई इज ब्लू। क्या ये बात समझ में आ रही है भाई? हाँ जी। अच्छा, एक चीज और बस लिख लो। हमारे पास एक स्कैटरिंग होती है। अब इसको तुम मी पढ़ोगे माई पढ़ोगे, ये मेरा कंसर्न नहीं है, ठीक है ना? वैसे तुम क्या पढ़ोगे ये मुझे बता दो। इसको क्या पढ़ेंगे? हमारे पास एक स्कैटरिंग होती है, मैंने कभी इसका प्रोनाउंसिएशन चेक नहीं करा। ये हमारे पास मी स्कैटरिंग है, माई स्कैटरिंग है, मुझे इसका आइडिया नहीं। ये स्कैटरिंग तब देखने को मिलती है जब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल बहुत बहुत बड़ा होता है लेमडा से। जब साइज ऑफ ऑब्स्टिकल बहुत बहुत बड़ा होता है लेमडा से, तो ये जो हमने लिखा है ना, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग हमारे पास लेमडा की पावर 0, या कह सकते हो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और ऐसा करने पर ऑल लेमडा स्कैटर्स इक्वली, ठीक है ना? या आप कह सकते हो कंप्लीट वाइड बीम इज स्कैटर्ड, ठीक है ना? ये स्कैटरिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, किसी को पता है भाई? कोई आइडिया? ये वाली स्कैटरिंग कहाँ देखने को मिलती है? जैसे एक तो ऊपर रायले वाली कहाँ मिल गई, स्काई को ब्लू कर दिया, रायले ने स्काई को ब्लू कर दिया। तो इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा? इन्होंने क्या एक्सप्लेन करा होगा? क्लाउड्स, बिल्कुल, वेरी गुड। इन्होंने एक्सप्लेन करा वाइट कलर ऑफ क्लाउड्स। ठीक है भाई, चलिए, तो आज हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो गया।